हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर केवीएल और केसीएल पढ़ाया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड अपन ने बच्चों न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे बाय यूजिंग केवीएल केसीएल। तो आज अपन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आपने लास्ट क्लास में दो न्यूमेरिकल आपने लास्ट क्लास में ऐसे सर्किट को सोल्व किया था जिसमें एक करंट थी या फिर आपके दो करंट हो, ठीक है। अब अपन ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसके अंदर तीन वेरिएबल, तीन करंट हो, तो आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके जैसे न्यूमेरिकल नंबर 3 बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि डायग्राम दे रखा है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि आईजी करंट फाइंड आउट करो। सर, आईजी करंट का मतलब गैल्वेनोमीटर जो 15 ओम का है, 15 ओम का है, उसके अंदर करंट फाइंड आउट करनी है कि सर इसके अंदर करंट कितनी आएगी। सही है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सर्किट को देख रहे हैं तो ये एक सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट इज ए सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ये जस्ट मैं आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक यही स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने कहा था जब भी अपन केवीएल काम में लेते हैं, केवीएल लगाते हैं, केवीएल सर्किट पे एप्लीकेबल करते हैं, तो सबसे पहले एवरी पॉइंट पर केसीएल फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, कितने पार्ट में बटी, दो, I1 और I2। ये IG इधर गई तो बची कितनी, I1 माइनस IG और I2 मिलकर कितनी हो गई, I2 प्लस IG, और ये टोटल कितने बन गए, I1 प्लस I2। यानी कि सही है, हर जगह केवीएल लग रहा है। अब अपन लूप लेते हैं, कितनी करंट है, I1 I2 IG, तीन, तो तीन लूप लेंगे, तीन वेरिएबल। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, लूप नंबर 1। ये आपके लूप नंबर 2 और ये आपके बाहर वाला लूप नंबर 3। तो इसको सॉल्व करें। तो सर बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले बाय केवीएल इन लूप नंबर 1 का नाम लिख देता हूं ABDA, नाम है ABDA। इस लूप के अंदर केवीएल लगाएंगे, एप्लीकेबल करें। तो ए से बी की तरफ चलेंगे, लूप की डायरेक्शन में करंट तो प्लस का 100 I1, लूप की डायरेक्शन में करंट तो प्लस का 15 IG, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का 16 I2 इज इक्वल टू 0। बोलो हुआ नहीं हुआ? क्या सारे को 5 से डिवाइड कर दे? 5 से डिवाइड करने पर, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 20 I1 प्लस 3 IG, और ये हो गया माइनस का 12 I2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो हुआ नहीं हुआ? सर, इट इज इन लूप नंबर 1। इसी प्रकार अपन लगाएंगे बाय केवीएल इन लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 का नाम लिखते हैं। लूप नंबर 2 कौन है, BCDB। BCDB में केवीएल लगाएं। तो सर लूप के डायरेक्शन में करंट तो प्लस का 10 I1 माइनस IG। बोलो होगा नहीं होगा? लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का 5 I2 प्लस IG। लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का 15 IG। दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सर ये तो बन गया 10 I1। तो आपकी इक्वेशन बनेगी बच्चों, ध्यान देना, 10 I1, फिर देखिए IG, तो माइनस के 10 IG, माइनस के 5 IG, माइनस के 15, यानी कि टोटल मिला के 30 IG, माइनस के 30 IG। इधर देखें तो माइनस का 5 I2, माइनस का 5 I2, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से अगेन क्या करें, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा, 2 I1 माइनस 6 IG और माइनस I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे, बाय केवीएल इन लूप नंबर 3। अब लूप नंबर 3 नाम क्या है, ADCA, ये बाहर वाला लूप, ठीक है। तो ADCA में केवीएल से, तो A से D की तरफ चलेंगे तो प्लस का 16 I2, इधर चलेंगे तो प्लस का 5 I2 प्लस IG, और इधर चलेंगे तो माइनस का 10, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 IG प्लस 65 I2, दैट इज इक्वल टू 10। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो IG प्लस 13 I2, दैट इज इक्वल टू 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो ये नहीं, इक्वेशन नंबर 3।
अब अपन इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करके IG की वैल्यू निकालेंगे। ओनली केवल IG की ही वैल्यू निकालेंगे। आप चाहो तो I1, I2 सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सर IG की वैल्यू कैसे निकालें? तो सर IG की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, इसमें से अपन क्या करते हैं, देखो इसमें I1 नहीं है तो I1 को एलिमिनेट कर देते हैं। अब सर I1 को एलिमिनेट कैसे करें? तो सर वही आपके एलिमिनेशन मेथड। तो सर यदि इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 20I1 और ये भी 20I1। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, बाय 1 माइनस 20 इंटू इक्वेशन 2, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 20I1 प्लस का 3IG माइनस का 12I2 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 20I1 माइनस का 60IG और माइनस का 10I2 दैट इज इक्वल टू 0। बोलो आगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, जैसे अपन साइन चेंज करेंगे तो सर ये तो कैंसिल हो गया और ये कितने हो जाएंगे 63IG और ये कितने बचे माइनस का 2I2 दैट इज इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू कितनी होगी 63/2IG। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको अपन किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3। जैसे अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर दे I2 इक्वल टू, तो सर ये बन गया IG प्लस 13 इंटू 63/2IG दैट इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेते हैं, जो अपन एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, ये इधर 2, IG को अपन ने बाहर कॉमन ले लिया तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को जब अपन 13 से बोलेंगे तो 9 और ये 18 इंटू 3 और 6 कितना आएगा 9 और ये हो गया 1 और ये हो गया 8। ठीक है, इंटू IG इज इक्वल टू 2। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन, सर ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 821। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो 4.87 मिली एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगी। तो आपके गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी, गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी वो 4.87 मिली एम्पियर आपको प्राप्त होगी और ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार आप KVL KCL के और भी जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं आपके सम इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, मैं आपके नेक्स्ट हेडिंग लगाता हूं, है ना, उतारिए इसको।
हेलो स्टूडेंट, तो इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स, है ना, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सम इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट कौन से उनके बारे में बताइए। तो बच्चों इसके अंदर नंबर 1 फर्स्ट है की। तो बच्चों आप सभी बैटरी के बारे में तो जानते ही हैं, बैटरी आपको बताई हुई है ना, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जिसके अंदर एक टर्मिनल प्लस का और एक टर्मिनल माइनस का। ठीक है, तो ये बैटरी कहलाती है जो वोल्टेज जनरेट करती है। तो बच्चों अब अपन इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, आगे वाली है आपकी की, जिसको अपन स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्विच की कैसी होती है। तो बच्चों अपने लैब के अंदर जो की है वो है डॉट की। कौन सी की है? डॉट की। तो की के बारे में कुछ ज़्यादा तो लिखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इसको हमेशा अपन किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी अपन इसको सीरीज में अटैच करते हैं, श्रेणी क्रम सीरीज में लगाते हैं, है ना, सर्किट के बीच में सीरीज में लगाया जाता है ये। अब होती कैसी है, वैसे तो अलग अलग तरह की होती है, बट आपके कौन सी है सिलेबस में, दैट इज द डॉट की। डॉट की ये कैसे वर्क करती है मैं आपको बता दूं। यदि इन दोनों के बीच में, जैसे ये आपने की बनाई, यदि इनके दोनों के बीच में कोई डॉट लगाई हुई है, जैसे कोई ये साइन ये डॉट लगाई हुई है, अगर डॉट नहीं लगी हुई तो इसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का मतलब है कि इसमें करंट कितनी हो गई, 0, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। और यदि आप बीच में एक डॉट लगा दो तो ये कहलाती है आपके क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है नॉट इक्वल टू 0, यानी ओपन सर्किट को अपन स्विच ऑन भी बोल सकते हैं, सॉरी ओपन सर्किट को अपन स्विच ऑफ बोल सकते हैं, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही, और इसको अपन स्विच ऑन बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। और जब आप प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे तो आपको और बताएंगे इसके बारे में कि ये कैसी होती है। अब अपन इसी में नंबर 2 देखते हैं आपके की। अब आती है टू वे की। सर टू वे की क्या होती है? तो नाम से पता चल रहा है टू वे, यानी 2 वायरों को अटैच करके एक वायर बनाने वाली, एक कनेक्शन बनाने वाली की क्या कहलाती है? टू वे की। तो टू वे की में क्या होता है बच्चों, 2 की होती है ना। जैसे देखना, जैसे मान लो आपके टू वे की है तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक्स, फिर एक की, और ये की यहां पर होता है वाई, और यहां पे होता है जेड। ठीक है, तो मिड वाले में तो एक वायर, और अपन जो एक्स और जेड है यहां से 2 वायर अटैच कर देते हैं, ये लो। तो इसमें कितने की है, K1 और K2, हो गई 2 की। तो यहाँ पे कितने कनेक्शन है, जैसे वायर 1 और 2, यानी 2 वायर हैं जिनको ये कितना बना देता है, एक सिंगल वायर कनेक्शन करने के लिए अपन 2 वे की काम लेते हैं। काम कैसे करती है, यदि आपने K1 की एप्लीकेबल की तो इधर से करंट इसमें चली जाएगी, ठीक है, और जब आप इधर की लगाओगे तो ये जे टर्मिनल वाई से अटैच होगी, इधर करंट चली जाएगी। तो दैट इज नॉन एज टू वे की, यानी 2 वायर को अटैच करके एक सिंगल वायर बनाने वाली की, दैट इज द टू वे की। हो गई बात। तो इसको भी अपन सीरीज में ऐसे अटैच करते हैं। बच्चों अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर आपके है नेक्स्ट जो है आपके रियोस्टेट। व्हाट इज द रियोस्टेट? सर रियोस्टेट क्या होता है? तो बच्चों रियोस्टेट के बारे में जानते हैं। अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट में रियोस्टेट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आपके नंबर 3 है RHEOSTAT, रियोस्टेट। इसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल कंडीशन R स्मॉल h, दैट इज नॉन एज रियोस्टेट। तो सर रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट के अंदर बच्चों एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है सिलेंड्रिकल,
है ना, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वायर को लपेट देते हैं, व्रैप कर देते हैं। तो लपेटने के बाद में क्या होता है देखना, जैसे मान लो अपन ने लपेट दिया तो ये आपकी डिवाइस ऐसे बन जाती है। ये रेजिस्टेंस वायर है जिसको अपन ने इसके ऊपर लपेटा है, ठीक है ना, और इसके एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल। अब अपन रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट कंट्रोल करते हैं। सर ये क्या करता है, ये सर्किट के अंदर करंट कंट्रोल करता है। क्या करता है, करंट कंट्रोल। और सर करंट कंट्रोल कैसे होती है, तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर एक टर्मिनल रहता है अपने RH, बीच में ये तीसरा टर्मिनल, अपन इन तीनों टर्मिनलों को अटैच, यानी इन दो टर्मिनल को अटैच करते हैं। अब फंडा ये बोलता है कि जैसे जैसे अपन इस एडजस्टेबल आर्म को, इस आर्म को ये अटैच रहती है, इसको आगे लेके जाएंगे तो वायर की लेंथ बढ़ेगी। देखो कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, तो वायर की लेंथ, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देन यू कैन से करंट क्या हो जाएगी बच्चों, यदि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट बच्चों डिक्रीज हो जाएगी। यानी अपन करंट को डिक्रीज करने के लिए रियोस्टेट की आर्म को आगे बढ़ाएंगे। और यदि अपन इसी आर्म को पीछे की तरफ लेके जाएं, है ना, यदि अपन पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग रियोस्टेट। ठीक है, तो ये आपके रियोस्टेट कहलाता है। बच्चों अब नेक्स्ट नंबर 4 पे लिखना वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, तो अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों वोल्ट मीटर के बारे में आप लिखना, ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में आप लिखना, लिखिए एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सॉरी डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which use an electric device which used to measure potential difference across two terminal, यानी दो टर्मिनल के बीच के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर। आगे लिखना, इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हमेशा अपन पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, किसमें एप्लीकेबल करेंगे, पैरेलल में। और इसके अंदर एक लाइन लिखना, आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो बच्चों वोल्ट मीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर आपके ऐसा होता है, ये लो, दैट इज द वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा दो टर्मिनल के बीच के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अपन काम में लेते हैं। इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, दैट इज द इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाना, फिफ्थ, दैट इज द एमीटर। सर व्हाट इज द एमीटर, एमीटर क्या होता है, तो इसमें लिखना, a device which is used to measure electric current in an electric circuit is known as ammeter। तो बच्चों एमीटर क्या होता है, एमीटर आपके वो डिवाइस है जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करती है। ठीक है, इसमें लिखना, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। एमीटर को हमेशा अपन सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है, जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। आइडियल एमीटर है वो रेजिस्टेंस 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके एमीटर की। तो बच्चों ये तो सिंपल वाले इक्विपमेंट थे जो आप काम में लेंगे। अब मैं आपको नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल के अंदर जो यहाँ पे जितने भी सर्किट है वो इसी पर ही वर्क करेंगे। तो वो आपके बच्चों क्या है, नंबर 6, दैट इज द गैल्वेनोमीटर। सर व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में लिखना, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट
ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट presence of electric current, a device which is used to detect presence of electric current in electric circuit, a device which is used to detect presence of electric current in electric circuit, in electric circuit यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है इसकी प्रेजेंस का पता कौन लगाता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में अटैच करते हैं। अब सर कैसे, तो देखना बच्चों, गैल्वेनोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है वो होती है आई जी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में आपको समझा दूं, अगर आप सर्किट समझना चाहें तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई सा भी टर्मिनल प्लस माइनस नहीं होता है। इसके अंदर एक स्केल रहता है, ये स्केल बीच में रहता है जीरो, ये इस तरफ भी डिफ्लेक्शन दे सकता है और ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन दे सकता है, इधर भी डिफ्लेक्शन, यानी कि आपके जो पॉइंटर है ये एकदम जस्ट बीच में इंडिकेट करता है। ठीक है, ये इधर भी डिफ्लेक्शन दे सकता है और उस तरफ भी डिफ्लेक्शन दे सकता है। तो मान लो जैसे ये टर्मिनल नंबर 1 है जिसका वोल्टेज V1 है, ये टर्मिनल 2 है जिसका वोल्टेज V2 है। तो कंडीशन क्या हो गई, यदि आपके V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है V2 से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस तरफ का वोल्टेज ज़्यादा है इधर वाले से। सर इधर वाला वोल्टेज ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में देगा, यानी जिधर वोल्टेज ज़्यादा लगता है, टर्मिनल प्लस का जिधर एप्लीकेबल होता है, जहाँ बड़ा वाला वोल्टेज उधर ही डिफ्लेक्शन देता है। तो इसका मतलब हुआ इधर से करंट एंटर करेगी, यानी जिधर से करंट एंटर करती है उधर डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, सिमिलरली यदि अपन इसकी सेकंड कंडीशन ले, जैसे मान लो V1 V2 से छोटा है यानी V2 बड़ा है, अगर V2 बड़ा हो गया तो बच्चों आप समझ चुके होंगे अब ये डिफ्लेक्शन किधर देगा, ये राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि जिधर वोल्टेज ज़्यादा होता है उधर से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है, तो जिधर करंट एंटर करेगी तो डिफ्लेक्शन ये देगा। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, that is the null deflection of galvanometer, galvanometer। सर गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, यदि दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल हो जाए, दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल एंड इसमें फ्लो होने वाली करंट जीरो हो तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, आपके निडल एकदम बीच में रहती है। दिस कंडीशन इज नॉन एज, जीरो को इंडिकेट करती है, दिस कंडीशन इज नॉन एज नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको अपन बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये थे आपके गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, है ना, बैटरी की, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन इनको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज में लेकर अपन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज इक्वल और करंट कितनी, जीरो। और जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होती है तो वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। दिस कंडीशन इज नॉन एज नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बोलो वो आग नहीं हुआ। तो बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए, है ना। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते हैं। तो अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सर्किट बच्चों आपको पूछता है ना, तो होता क्या है अब अपन इसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज द व्हिटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों नेक सेटिंग लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज द व्हिटस्टोन ब्रिज, है ना, और इसका यूज क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगा लो व्हीटस्टोन ब्रिज, शॉर्ट में बोलते हैं WSB, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है ना, तो इसके अंदर लिखना, व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर लिखिए
WSB शॉर्ट में लिख लेना है ना, WSB इज एन अरेंजमेंट, WSB इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टेंस, ऑफ 4 रजिस्टर या रजिस्टेंस, 4 यानी कितने 4 रजिस्टेंस, by which we can find out one unknown resistance, by which we can find out one unknown resistance in balancing condition, इन बैलेंसिंग कंडीशन। तो बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हिटस्टोन ब्रिज एक 4 रजिस्टेंस का PQRS होते हैं, ये अरेंजमेंट है जिसमें अपन बैलेंसिंग कंडीशन में एक अननोन रेजिस्टेंस, यदि PQRS में कोई भी एक अननोन है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना प्रिंसिपल, सिर्फ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसका लिखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल में लिखना WSB वर्क ऑन, WSB यानी व्हिटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यह गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। इट वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर आपके नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन अपन डायग्राम से लिख देंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था, वो 100 ओम 60 ओम वाला ऐसे है ना, अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताया था, वो एक व्हिटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो देखना सर, आपने कहा एक अरेंजमेंट है, ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट, जैसे कैपिटल A पॉइंट है, 4 रजिस्टेंस का अरेंजमेंट। तो ये हो गए 4 रजिस्टेंस, कौन कौन से होते हैं? ये तो होता है P, ठीक है, ये B पॉइंट हो गया, इधर लगा देंगे अपन R, ये R, ये होता है वेरिएबल, ध्यान रखना बच्चों, ये होता है वेरिएबल नॉन रजिस्टर, वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू अपन बदल सकें और अपन को पता हो। ये आपके C पॉइंट, ये होता है आपके इधर कैपिटल Q रजिस्टेंस, ठीक है, ये D पॉइंट, और यहां पर होता है आपके कैपिटल S जो होता है अननोन, दैट इज द अननोन रजिस्टर, यानी इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ये आपके एक अननोन रजिस्टेंस कैपिटल S है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई बात अपने इसकी, ठीक है, कैपिटल S इज अननोन रजिस्टेंस। अब देखते हैं, तो आप इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? 4 रजिस्टेंस PQRS in which R is variable non-resistor and capital S is unknown resistance are connect as diagram है ना, and AC arm is known as battery arm। AC arm को अपन क्या बोलते हैं? एक बैटरी आर्म बोलते हैं। बैटरी आर्म क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर अपन एक बैटरी सेल अटैच करते हैं। इट इज एन बैटरी आर्म, है ना। BD इज नॉन एज गैल्वेनोमीटर आर्म, इसको अपन एक गैल्वेनोमीटर आर्म बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपन एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, ठीक है। सर ये P और Q को क्या बोलते हैं? P और Q कहलाती है आपके रेशियो आर्म, इनको अपन रेशियो आर्म बोलेंगे। ये रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया आपके व्हिटस्टोन ब्रिज। दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब अपन इसको यानी वर्किंग इसको सोल्व करेंगे। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए अपन देखेंगे, सर यहाँ पे टोटल करंट मान लेते हैं I1 प्लस I2, होगा नहीं होगा? तो जैसे इधर कितनी करंट जाएगी? I1, इधर कितनी करंट जाएगी? I2, इसमें IG जा रही है तो इधर कितनी जाएगी? I1 माइनस IG, इधर IG और I2 मिलके कितनी हो जाएगी? I2 प्लस IG, और टोटल करंट अगेन I1 प्लस I2 बन जाएगी, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। तो बच्चों वर्किंग में क्या करते हैं अपन? वर्किंग में अपन इसको अटैच करके की एप्लीकेबल यानी K1 की अप्लाई, जैसे अपन K1 की को अप्लाई करेंगे करंट फ्लो होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अब इस डिफ्लेक्शन को कितना बनाना है? 0, नल डिफ्लेक्शन।
नल डिफ्लेक्शन किसके थ्रू बनाते हैं, आर। वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस को अपन एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट यानी ऐसी वैल्यू सेट करते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0। जैसे डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो इन बैलेंसिंग कंडीशन। अब अपन इसकी बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, इन बैलेंसिंग कंडीशन, तो बच्चों बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हुआ, इन बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन कब आती है, जब नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन कब आता है, जब IG करंट 0 एंड B टर्मिनल और D टर्मिनल का वोल्टेज क्या रहे, इक्वल। जब B और D टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल रहेगा, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंसिंग कंडीशन, नल डिफ्लेक्शन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन क्या करेंगे, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 में KVL एप्लीकेबल, तो ये लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2। तो अब अपन देखेंगे बाय KVL इन लूप नंबर 1, नाम लिख देता हूं ABDA। तो जैसे अपन लूप नंबर 1 में KVL लगाएंगे तो KVL सर लूप के डायरेक्शन में करंट तो PI1, लूप के डायरेक्शन में करंट तो प्लस का GIG, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का QI2 दैट इज इक्वल टू 0। और बाय इक्वेशन 1 यानी IG कितना लेना है, 0, देन गेट PI1 इक्वल टू QI2 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो होगा नहीं होगा। सिमिलरली बाय KVL इन लूप, कौन से लूप में, 2 का नाम क्या है, BCDB। सर BCDB कौन सा है, BCDB, लूप के डायरेक्शन में करंट तो प्लस का RI1 माइनस IG, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का SI2 प्लस IG, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का GIG दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो RI1 माइनस का IG कॉमन ले लो, क्या बनेगा, R प्लस S प्लस G और माइनस का SI2 इज इक्वल टू 0। अगेन बाय इक्वेशन 1 को जब अपन काम में लेंगे तो IG इक्वल टू 0, IG इक्वल टू 0 तो पूरा 0, तो RI1 इज इक्वल टू SI2 दैट इज इक्वेशन नंबर 3 बाय 2/3। जैसे अपन इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड करेंगे देन गेट PI1 अपॉन RI1 इज इक्वल टू QI2 अपॉन SI2, I2 से I2, I1 से I1 कट कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, Q को इधर ले आए, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन, इट इज बैलेंसिंग कंडीशन। तो जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है ना, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर में होता है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहलाती है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो याद कर लो, यहां पे बैटरी अटैच है तो ये रेजिस्टेंस ऊपर तो ये रेजिस्टेंस नीचे, P अपॉन Q बराबर इक्वल R अपॉन S हो गया। अब इनमें से अननोन कौन है, S, तो S फाइंड आउट करेंगे। तो सर अननोन रेजिस्टेंस S, अननोन रेजिस्टेंस S, रजिस्टर S किसके बराबर होगा, Q अपॉन P इंटू R। बोलो बनेगा नहीं बनेगा। तो सर Q और P को अपन क्या बोलते हैं, Q अपॉन P इज नॉन एज रेशियो R। क्यों, क्योंकि इनसे रेशियो बनता है और R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। दैट इज द व्हिटस्टोन ब्रिज। और इस व्हिटस्टोन ब्रिज को अपन काम में लेके बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। आपके आगे जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है, टॉपिक आने वाला है मीटर ब्रिज, उसको भी अपन व्हिटस्टोन ब्रिज से ही सॉल्व करते हैं। और व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तभी लगती है जब आपके डिफ्लेक्शन क्या हो, नल डिफ्लेक्शन। यानी व्हिटस्टोन ब्रिज जब बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है, तभी ये सोल्व होता है, अदरवाइज अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते। फिर सोल्व करने का तरीका KVL KCL ही होगा, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज व्हिटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए, ठीक है।